हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ रेट, रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेट की यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कैसे हम यूनिट डिसाइड्स करते हैं, उसके लिए आज हम बात करेंगे। देखिए, वेग क्या होता है। वेग जिसे हम रेट बोल रहे हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। इकाई समय में हुई सांद्रता परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग हम किस तरीके से दे सकते हैं, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। अब जो हम सांद्रता को, कंसंट्रेशन को सी में लेते हैं और उसमें परिवर्तन को हम लेंगे डेल सी, और परिवर्तन में लगा समय क्या होता है, टाइम, और उसको हम लेंगे डेल टी। तो इन दोनों का जो रेशो या जो अनुपात आता है वो क्या आता है, वो अभिक्रिया का वेग आता है। प्लस चिन्ह उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को दिखाता है। यहाँ प्लस और माइनस जो बता रखा है वो क्या बता रहा है, प्लस चिन्ह तो उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, मतलब प्लस चिन्ह उत्पादों के लिए क्यों लिया गया है, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है, और माइनस चिन्ह अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन दर्शाता है। माइनस चिन्ह का अर्थ होता है कि अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ कमी आ रही है। तो प्लस चिन्ह हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लिया जाएगा, उत्पादों के रेस्पेक्ट में प्लस चिन्ह लिया जाएगा। और जो माइनस चिन्ह होता है या नेगेटिव जो साइन होता है वो किसके रेस्पेक्ट में लिया जाएगा, वो अभिकारकों के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ कमी आती है। तो किसी भी अभिक्रिया की रेट दोनों तरीके से, दोनों तरफ से दे सकते हैं। अभिकारकों के संदर्भ में भी दे सकते हैं और उत्पादों के संदर्भ में भी दे सकते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग, अब देखिए सांद्रता क्या होती है, हमें पता है सांद्रता होगी मोल पर लीटर। हम मोस्टली मोल पर लीटर में ले रहे हैं, तो सांद्रता की जगह क्या लिख दिया हमने, मोल पर लीटर। और परिवर्तन में लगा समय, समय को समय में ले लिया अभी। तो अगर हम अभिक्रिया का वेग दें, अभिक्रिया के वेग के लिए यूनिट लिखे, तो इसको किस तरीके से लिख लेंगे, मोल लीटर इन्वर्स समय इन्वर्स, या मोल L-1 और T-1। तो ये क्या बता रहा है, मोल लीटर इन्वर्स और समय इन्वर्स। अब समय में क्या क्या ले सकते हैं हम, समय में हम ले सकते हैं सेकंड ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं और घंटा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मोल पर लीटर समय इन्वर्स में हम सेकंड, मिनट या जो भी आवर्स होता है वो हम ले सकते हैं। इस तरीके से अभिक्रिया के वेग की यूनिट हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। अतः अभिक्रिया वेग की इकाई मोल लीटर इन्वर्स और समय इन्वर्स हो गई। अब हम रेट कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए रेट कांस्टेंट के लिए कैसे देखेंगे। सबसे पहले ये एक रिएक्शन है, N1A प्लस N2B M1C प्लस M2D। तो इसके लिए रेट अग्र अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगी, RF, अग्र अभिक्रिया के RF और इज इक्वल टू KF। KF क्या है, वेग स्थिरांक, जिसके यूनिट हमें निर्धारित करनी है। ये क्या जो रेट अग्र किस पर डिपेंड करेगी, अग्र अभिक्रिया का जो रेट होगी वो डिपेंड करेगी A पर और B पर। जो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार हमने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब यदि हम KF की यूनिट्स डिसाइड करना है हमें, तो KF को यहीं रहने देंगे और RF के नीचे क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये वाला जो पूरा पद है वो RF के नीचे चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमें इक्वेशन मिलती है वो ये मिलेगी। अब हमें पता है RF क्या था, RF है रेट, जिसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर और या मोल लीटर इन्वर्स समय इन्वर्स, या हम मोल लीटर इन्वर्स को सांद्रता भी बोल सकते हैं। तो सांद्रता समय इन्वर्स, और नीचे भी क्या है, ये एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ A और एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इन दोनों की जगह सांद्रता लिख दिया, और N1 प्लस N2 जो इनकी घात है उनको जोड़कर लिख दिया, क्योंकि ऊपर भी सांद्रता पद है नीचे भी सांद्रता पद है। तो नीचे वाले सांद्रता पद को हम ऊपर की तरफ लेके आते हैं तो वो नेगेटिव में हो जाता है, सबको पता है। तो उस कंडीशन में KF क्या हो जाएगा, सांद्रता 1 माइनस N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 क्या थे, जो नीचे सांद्रता के पद थे उनकी घात थी, ऊपर के आके क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी, जो ऊपर की जो सांद्रता पद में जितनी घातें थी उनसे माइनस हो जाएगी। अब देखिए सांद्रता को हम खोलते हैं, तो सांद्रता को हम क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर या मोल लीटर इन्वर्स। तो मोल लीटर इन्वर्स को ब्रैकेट में रख के बाहर की तरफ वही 1 माइनस N1 प्लस M2 और इस समय इन्वर्स। अब यदि हम मोल
लीटर इन्वर्स 1 माइनस N1 N2 और ये समय इन्वर्स ये हो गया, T माइनस 1 कर देते हैं, समय की जगह T कर देते हैं। अब देखिए इसी तरीके से ये फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए हो गया, और अगर हम इसी तरीके से रिवर्स रिएक्शंस के लिए लिखें तो रिवर्स रिएक्शंस के लिए भी ये आ जाएगा। बस वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर उत्पाद के मोल आ जाएंगे, यहाँ अभिकारक के मोल थे, यहाँ वहाँ उत्पाद के मोल आ जाएंगे। तो इस तरीके से KR क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस M1 प्लस M2 और समय इनवर्स। इस तरीके से ये किसकी यूनिट्स हो गई, ये हो गई वेग स्थिरांक की यूनिट। अब साम्यावस्था स्थिरांक की यूनिट हम निर्धारित करेंगे। उससे पहले हम देख सकते हैं यदि M1 प्लस M2 या N1 प्लस M2, यदि N1 प्लस N2 या ये एक से ज़्यादा भी हो सकते, जितनी भी घात होगी, जितने भी अभिकारक होंगे या उत्पाद होंगे, उनकी जो स्टाइक्योमेट्रिक कांस्टेंट होता है वो उनकी घात बनता है। तो जितने भी होंगे वो आपस में जुड़कर ऊपर से क्या होंगे, ऊपर से 1 माइनस होंगे, 1 माइनस N1 प्लस M2। अगर N1 प्लस M2 माना कि यहाँ पे 3 है, N1 प्लस N2 की जो योग आ रहा है वो 3 है, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। तो क्या हो जाएगा, मोल -2, और लीटर -1 था और -2 होके कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर है तो -3 हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखना होगा कि क्या होता है, और समय -1 है ही। इस तरीके से हम किसी भी उसका हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे। लेकिन लीटर -1 है, उधर भी -2 है, तो माइनस माइनस तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो देखिए यार, लीटर अगर -2 अपना इसका वो आ रहा है, तो लीटर -1 था और ये -2 था, तो लीटर क्या हो जाएगा, लीटर पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोल -2, लीटर की घात 2 और समय -1। इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी यूनिट क्या होगी। वो डिपेंड करेगा उत्पाद और अभिकारक के जो मोल है वो कितने हैं और कितने एक में से हम कम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kc, और वही ऊपर की तरफ उत्पाद की सांद्रता और उसके मोल उसकी पावर होती है, नीचे अभिकारकों की सांद्रता और उनके मोल उनकी पावर होती है। तो देखिए, तो सांद्रता M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, मतलब सांद्रता में से यदि हम उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या घटाते हैं, उसके बाद जो भी रेशो आता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। तो हम इसको M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 को हम डेल N भी कहते हैं। तो उनकी जगह डेल N लिखने पे हमारे पास जो यूनिट्स के लिए जो आएगा वो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल N। इस तरीके से हम डिसाइड कर पाएंगे कि Kc के लिए कौन सा यूनिट होगी। अब नेक्स्ट इस रिएक्शंस के लिए हम देखते हैं अमोनिया के फॉर्मेशंस के लिए। तो यहाँ देखिए, उत्पाद के मोलों की संख्या है 2 और अभिकारकों के मोलों की संख्या है 4। तो 2 माइनस 2 माइनस 4 कितना होगा, -2। तो मोल लीटर इनवर्स में से -2 हम घटाते हैं तो क्या बच जाएगा, मोल -2 और लीटर, मतलब मोल लीटर इनवर्स की पावर -2। अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो मोल -2 और लीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये हमें मिल जाती है Kc की यूनिट। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शंस के लिए उसकी वेग स्थिरांक के लिए यूनिट और उसके साम्यावस्था स्थिरांक की यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। यदि डेल N हो तो Kc की कोई इकाई नहीं होगी। यहाँ सबसे बड़ी बात है, यदि डेल N 0 होगा तो Kc की कोई इकाई नहीं होगी, क्योंकि इसके पूरा पद की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए, अभी कोई गैसेस रिएक्शंस के लिए हम क्या यूज़ लेते हैं, हमको पता है दाब यूज लेते हैं। तो यहाँ पर Kp के लिए ये ले लेते हैं हम जो पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर M1 पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर M2। इस रिएक्शन के लिए या कोई भी एक जनरल इक्वेशन के लिए तो प्रेशर आ जाएगा M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। या हम लिख सकते हैं दाब की पावर डेल N। डेल N क्या है, उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन जो कि कोई सी भी रिएक्शन जो कि पार्शियल प्रेशर के रूप में दी गई हो, उसके लिए हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हम Kp के रूप में उसकी यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। इस रिएक्शंस के लिए देखिए, यहाँ पे उत्पाद के मोलों की संख्या है 3
और अभिकारक के मोलों की संख्या है 2, तो डेल एन की पावर हो गई 3 - 2 = 1। तो Kp क्या हो जाएगा, क्योंकि दाब को हम एटमॉस्फेयर में लेते हैं या वायुमंडल में लेते हैं, उसकी पावर 1 या सिंपल आ जाएगा ATM। तो Kp की यूनिट यहाँ हो जाएगी ATM या एटमॉस्फेयर। अब हम आगे बात करते हैं